फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज फिर से डिस्कस करेंगे आयुर्वेद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आयुर्वेद उपचारिकाएं हैं और आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं, बीएमएस हैं, बीफार्मा हैं, तो आयुर्वेद के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपके बीच में मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि टॉपिक जो है आयुर्वेद के लगभग सब मैच करते हैं और आज जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं वो भी प्रसूति सब्जेक्ट से ही है। और प्रसूति सब्जेक्ट से जैसे मैंने आप सभी को बता दिया है कि इसमें स्त्री शरीर रचना के अंतर्गत आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो आज हम पढ़ेंगे योनि की नाड़ियों के बारे में कि योनि में कितनी नाड़ियां पाई जाती हैं और उनकी विशेषता क्या होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टॉपिक है योनि की नाड़ियां और उनकी विशेषता है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो आयुर्वेद है वह निर्धारण कर देता है नाड़ियों के वजह से ही कि जिस नाड़ी पे शुक्र का गिरना तय होता है, शुक्र जिस नाड़ी पे गिरता है वह निर्धारित करता है कि गर्भ में जो पलने वाला बेटा है, गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो पुत्र है कि पुत्री है। तो गर्भ का निर्धारण जो है योनि की जो नाड़ियां हैं वो शुक्र गिरने के हिसाब से ही तय कर लेते हैं कि गर्भ में पुत्र बनेगा कि पुत्री होगी, या प्रसव के उपरांत पुत्र की प्राप्ति होगी कि पुत्री की प्राप्ति होगी। तो आइए देखते हैं कि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में कि कैसे नाड़ी जो है रोल निभा रही है, लड़का पैदा करने का और लड़की पैदा करने का रोल किस हिसाब से नाड़ियों के ऊपर आ जाता है, ये अपनी भूमिका किस हिसाब से निभाती है। तो इसको डिटेल में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, टॉपिक से रिलेटेड चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर योनि की नाड़ियां और उनकी विशेषताएं, और यह जो आप पढ़ रहे हो ये स्त्री शरीर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, स्त्री शरीर रचना के अंतर्गत आप इस चीज को पढ़ रहे हो। तो स्त्री शरीर रचना में सबसे पहले जो योनि की जो संरचना है मैंने आपको बता दी कि उसमें वल्वा और सम्राट पत्र या भग शिश्निका जिसको कहते हैं, और भग जो है उनकी संरचना कैसे होती है, श्रोणी की संरचना कैसे होती है, सारी चीजें मैंने बता दी। आज हम बात करेंगे योनि की नाड़ियों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि योनि में जो नाड़ियां होती हैं वो 3 नाड़ियां होती हैं, और ये 3 नाड़ियां जो हैं योनि में अलग अलग जगहों पर होती हैं, और अलग अलग जगहों पर भी कह सकते हैं, या गहराई जो बढ़ती जाती है उसके हिसाब से नाड़ियां जो हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग गहराई में पाई जाती हैं। तो किस जगह पे कौन सी नाड़ी होती है और किस नाड़ी पे अगर शुक्र गिरता है तो किस चीज की प्राप्ति होती है, और कहां पे शुक्र गिरने से निष्फल हो जाता है, तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो 3 नाड़ियां हैं, तीनों के ऊपर बात करते हैं कौन कौन सी नाड़ियां हैं, इसको देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो तीनों नाड़ियां हैं उनके नाम क्या है और नाड़ियों की भूमिका क्या होती है, पुत्र या पुत्री प्राप्ति में इनकी भूमिका क्या होती है, और कैसे ये किस स्थान पे पाए जाते हैं और किस हिसाब से इनकी भूमिका हो जाती है पुत्र और पुत्र प्राप्ति में, और कहां पे ये निष्फल हो जाते हैं अगर शुक्र वहां पे पहुंचता है। तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने लिखी है, तीनों नाड़ियों के नाम मैंने दर्शा दिए हैं। पहली जो नाड़ी है उसको हम कहते हैं समीरणा, और दूसरी नाड़ी को हम कहते हैं चंद्रमुखी, और तीसरी जो है गौरी। जो तीनों नाड़ियां हैं ये योनि की नाड़ी है, योनि में ये नाड़ियां पाई जाती हैं। और जैसा कि पहले अगर आप नाड़ी विज्ञान जानते हैं, नाड़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पहले से ही आपको पता होगा कि हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, और ये नाड़ियां हमारे बहुत सारे कार्यों को निर्धारित करती हैं, ऊर्जा का प्रवाह करती हैं, बीमारियों से लड़ने का भी कार्य करती हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमारी नाड़ियां तय करती हैं। उसी तरह से जो योनि में 3 नाड़ियां पाई जाती हैं इनका भी स्थान तय है, और इनके ऊपर शुक्र का गिरना भी बताता है कि किस फल की प्राप्ति, मतलब कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी कि यह निष्फल हो जाएगा कहां पे अगर शुक्र गिरेगा। तो जैसा कि मैं पहले बता दूं कि समीरणा की बात कर लेते हैं। समीरणा जो है वो भग शिश्निका या सम्राट पत्र में ही होता है, मतलब जिसको हम मॉडर्न साइंस में क्लाइटोरिस कहते हैं। तो क्लाइटोरिस के पास ही ये जो नाड़ी होती है समीरणा होती है, और अगर यहाँ पे शुक्र गिरता है, मतलब जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं, जिसके बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो शुक्र अगर समीरणा पे आकर के गिरता है तो यह निष्फल हो जाता है, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है, मतलब पुत्र या पुत्री किसी भी की प्राप्ति नहीं होती है, मतलब कि बच्चा बनेगा ही नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है अगर शुक्र यहाँ पे गिरता है। तो समीरणा नाड़ी जो है भग शिश्निका या क्लाइटोरिस में ही पाया जाता है।
और यहाँ पे अगर शुक्र गिरता है तो इससे क्लियर निष्फल हो जाता है, इससे पुत्र या अथवा पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी जो नाड़ी है जिसको चंद्रमुखी कहते हैं और यह कंदर्प गेह जगह पे पाई जाती है। कंदर्प गेह जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है योनि नलिका मध्य कह सकते हैं, कि मतलब योनि में जो नली होती है उसके बीच में यह नाड़ी पाई जाती है। योनि नली के बीच में, योनि नलिका के बीच में यह नाड़ी होती है जिसको चंद्रमुखी कहते हैं। और यह जो नाड़ी होती है कह सकते हैं कि समीरणा के जस्ट बाद होती है, मतलब कि योनि नलिका के बीच में होती है। और अगर यहाँ पे शुक्र गिरता है तो यहाँ पे शुक्र गिरने का मतलब कि रति काम वाली, या यह कह सकते हैं कि जो रति सुख है उस स्त्री को होगा और इसी तरह की क्वालिटी वाली कन्या भी प्राप्त होगी, मतलब कि पुत्री प्राप्ति जो है आपको चंद्रमुखी नाड़ी पे अगर शुक्र गिरता है, चंद्रमुखी नाड़ी पे अगर शुक्र गिरता है तो यहाँ से पुत्री की प्राप्ति होती है। और जिनके में चंद्रमुखी नाड़ियां होती हैं, जिन स्त्रियों में, वह अत्यधिक संभोग की लालसा रखती है, उन्हें अत्यधिक संभोग की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्त्रियां जो है हमेशा पुत्री की ही उत्पत्ति करती हैं, प्रसव के दौरान या गर्भ में उनके पुत्री ही पलती है और पुत्री की ही प्राप्ति इनसे होती है। तो जिनके अंदर चंद्रमुखी नाड़ी होती है, तो जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि ये कंदर्प गेह मतलब कि योनि नलिका के बीच में होता है और ऐसी स्त्रियों की योनि की गहराई ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इनको संभोग में या रति कर्म में बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, बहुत ज्यादा इनको इच्छा इनकी संभोग की होती है, तो इनके में चंद्रमुखी नाड़ी होती है। अब बात करते हैं तीसरी नाड़ी जिसको हम गौरी नाड़ी कह रहे हैं। तो गौरी जो नाड़ी है वह उपस्थ गर्भ होती है। उपस्थ गर्भ मतलब ये कि योनि नलिका के अत्यधिक गहराई में होती है। तो जैसा कि उपस्थ गर्भ मैंने बताया, इसी से साफ हो जाता है कि यहाँ पे शुक्र जो है अत्यधिक गहराई में पहुंचना चाहिए, या जिनकी योनि की गहराई बहुत ज्यादा होती है, वजाइना बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो उस गहराई तक अगर शुक्र पहुंच जाता है तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं अत्यधिक संभोग की लालसा नहीं रखती हैं, लेकिन इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि पुत्र प्रवशनी होती है। यह जो नाड़ी है पुत्र प्रसवनी है, पुत्र प्रसवनी जो नाड़ी है उसको हम गौरी नाड़ी कह सकते हैं। मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी योनि अत्यधिक गहरी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पुरुष जिनके लिंग का आकार सामान्य है, लिंग का आकार सामान्य है और वह उस गौरी नाड़ी तक पहुंच रहा है, मतलब कि योनि नलिका के अत्यधिक गहराई तक पहुंच रहा है और वहां पे शुक्र जाकर के गिरता है, तो यह जो नाड़ी है निर्धारित करती है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो तीन नाड़ियां हैं उनके कार्य क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ पे शुक्र गिरता है, तो किस हिसाब से पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी। तो यह जो टॉपिक है आयुर्वेद पे आधारित है और आयुर्वेद की सारी चीजें आपको मैं बता दूं कि सारी चीजें पूरी तरह से फैक्ट पे आधारित है। यह जो है सुश्रुत ने, चरक ने और बागभट्ट जैसे आचार्यों ने इसको अच्छी तरीके से समझा है और तब जाकर के बताया गया है, और इसी चीज को मैं आप सभी के बीच में बता रहा हूं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जैसा कि नाड़ियां हैं और नाड़ियों का जो निर्धारण है उसके हिसाब से ही पुत्र और पुत्र की प्राप्ति जो है शुक्र के गिरने से उन नाड़ियों के ऊपर हो जाती है। तो जो टॉपिक मैंने बताया प्रसूति का भी है और आयुर्वेद के आधार पे ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी पहुंचाइए, लाइक कीजिए और जो चीजें ना समझ में आए उस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।